नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जो पीछे आपको टॉपिक हम उत्तर का करा रहे थे, उस टॉपिक के आज हम अगले पार्ट को करेंगे और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे टॉपिक को आपको हम कवर करा दें। कल के लिए आप लिए सॉरी है, क्योंकि मैं कल मेरा एग्ज़ाम CBT 2 का था, इसलिए मैं एग्ज़ाम देने के लिए चल गया, जो आपको नहीं कर पाया। तो आज मैं आप लोगों को एकदम पूरी तरह से आज इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा और इसके बाद अगले दिन आप लोगों को इसका संपूर्ण जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो पूरे ऑब्जेक्टिव को कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जहां तक हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था उसके आगे के टॉपिक को, और आज इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से हम लोग समाप्त करते हैं। कि देखिए कर्क तक हम आपको लगता है लगभग पढ़ा दिए थे। तो कर्क के जो बाद है यहाँ से शुरू होता है ये जो सपोर्टिंग टिश्यूज होता है, यहीं से जो प्रश्न है वो हमेशा बनते हैं और यहाँ से आप इस चीज़ों को ध्यान से समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जो सपोर्टिंग टिश्यू है, जो सहायक उत्तक है, यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं इस बात को आप समझिएगा। तो आज से हमारा शुरू होता है यहाँ से पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो देखिए पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मृद उत्तक, दृढ़ उत्तक, मृद उत्तक और स्थूल कोण, और होता है दृढ़ उत्तक। तो जो हमारा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और जो स्क्लेरेन्काइमा है, यहाँ से हमेशा प्रश्न बने हुए हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स ले समझते हैं। देखिए जो सबसे पहला है हमारा वो है पैरेन्काइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा से प्रश्न क्या क्या बन सकता है उनको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो जो समान व्यास वाली ये जीवित कोशिका का बना होता है, पहली बात है जो पैरेन्काइमा होता है वो समान व्यास वाली जीवित कोशिका का बना होता है। इसका जो आकार है वो अंडाकार, गोल, बहुभुजी और लंबी हो सकता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। जो कोशिका भित्ति है ये पतली होती है और कोशिका द्रव्य जो है ना, इसके अंदर सघन कोशिका के मध्य में केंद्रीय रिक्त स्थान भी पाया जाता है। अर्थात जो पैरेन्काइमा है इसके अंदर कोशिका द्रव्य भी होता है और सघन मात्रा में इसके अंदर जो है वो रिक्तिका है, केंद्रीय रिक्तिका स्थान भी पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि पैरेन्काइमा जो होता कहाँ है, तो ये पौधों के सभी भागों में यानी जड़, तना, पत्ती और फूल इन सब में उपस्थित रहता है। तो यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पैरेन्काइमा आखिर कहाँ होता है। मैं आपको इन पढ़ाने के साथ साथ वो प्रश्न भी बता रहा हूँ जहाँ से बने हुए एग्जाम में और किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कि पौधों के सभी भागों में उपस्थित जड़, तना और पत्ती जो है, फूल है, यहाँ पर पाया जाता है आपका पैरेन्काइमा। ये बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। आगे देखते हैं जरा हम लोग, इस बात को समझिएगा, ठीक है। कि पैरेन्काइमा उत्तक के कार्य क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पैरेन्काइमा उत्तक का काम क्या है। तो जो पैरेन्काइमा उत्तक होता है ये भोजन को संचित कर इकट्ठा करता है। समझिएगा, भोजन को संचित कर इकट्ठा करने का काम पैरेन्काइमा करता है। साथ ही साथ ये पेड़ पौधों को ना यांत्रिक मजबूती देता है। तो भी ध्यान रखिएगा कि यांत्रिक मजबूती देने का काम कर रहा है। भोजन को एकत्र करता है और पौधे में जो अपशिष्ट होते हैं, जैसे आप गोंद हो गया, रेजिन हो गया, क्रिस्टल हो गया, टेनिन हो गया, इन सबको इकट्ठा करने का काम कौन करता है, तो पैरेन्काइमा करता है। तो यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं कि पौधों में अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करने का काम कौन करता है, तो वो करता है पैरेन्काइमा। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए मैं आपको उन सभी टॉपिक को ही करा रहा हूँ जिस टॉपिक से पीछे एग्जाम में प्रश्न बने हैं। आप क्वेश्चन बैंक उठा के एक बार देख लीजिए, इसलिए मैं उन सभी टॉपिक को आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे देखिए पैरेन्काइमा कोशिकाओं का रूपांतरण, सब चीज़ को बताने का प्रयास करूंगा आपको, ठीक है। करा कि पैरेन्काइमा जो है इनके कोशिकाओं का रूपांतरण कैसे होता है। तो पैरेन्काइमा जो है अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, तो इसका रंग हरा हो जाएगा। पता है आपको पेड़ पौधे की जो पत्तियां है, घास है, वो हरा क्यों होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, और इसे हम लोग क्लोरोकाइमा कहते हैं। इसे हमें क्या कहते हैं, क्लोरोकाइमा। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जब इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब ये भोजन बनाने में सक्षम हो पाता है। भोजन बनाने में क्या हो पाता है, सक्षम हो पाता है। और इसकी कोशिकाएं पत्तियों और नवजात तनों के बाह्य आवरण में पाया जाता है। भी ध्यान रखना, यही से इंपॉर्टेंट है कि पत्तियों और नवजात तनों के बाह्य आवरण में ये पाया जाता है। पत्तियों और
नवजात तनों के बाह्य आवरण में पाया जाता है, यानी जब नई नई कोमल कोमल पत्तियां निकलती है तो उन पत्तियों में ही पाया जाता है पैरेनकाइमा। तो इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ से अगला देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैरेनकाइमा, ये क्लोरेनकाइमा और ये एरेनकाइमा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कैसे फिगर में ऐसा ही इसका शेप होता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं पूरे डिटेल्स से आपको यहाँ पे जो इसके कंपैरिजन करा दे रहा हूँ कि जो इसमें तुलनात्मक क्या है, इसकी क्या विशेषताएं पूछी जाती है, पूरे को एक कंपैरिजन तौर पे हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ी धैर्य बना के और अच्छे से इस वीडियो को देखते जाइए, क्योंकि देखिए आप अभी पढ़ रहे हैं, तो जब आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपको उतनी चीज़ें जो समझ में आ रही है, जब इसका प्रैक्टिस करिएगा तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा पढ़ा हुआ सफल हो गया है। और दोस्तों आएगा, आप एक बार धैर्य बना के पढ़िए, आपके एग्जाम यहाँ से प्रश्न पक्के पूछे जाएंगे। मैं उन्हीं टॉपिक को ही करा रहा हूँ जो टॉपिक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, पैरेनकाइमा हो गया। सबसे पहले देखते हैं कि पैरेनकाइमा की जो कोशिका होती है, तो इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और पतली सी होती है कोशिका भित्ति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो कोलेनकाइमा है, इसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो असमान रूप से और मोटी और पतली दोनों हो सकती है। तो कोलेनकाइमा में मोटी और पतली दोनों हो सकती है, जबकि पैरेनकाइमा में क्या होती है, पतली होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्क्लेरेनकाइमा में क्या होती है, एक मोटी सी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और पीछे आपको बताया है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, प्रश्न पूछा गया है। और इसके बाद आपसे पूछेगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है लिपिड एवं, ठीक है, प्रोटीन की। लिपिड एवं किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। अभी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा इसलिए, क्योंकि आज पूरा हम कवर कर देंगे इसमें, ठीक है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के अच्छे से देख लीजिए। कोशिका द्रव्य अगर देखा जाए तो इसके अंदर होता है, पाया जाता है। जो पैरेनकाइमा इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो जब इसके अंदर कोशिका द्रव्य क्या होगा, पाया जाएगा, तो जीवित होगा। जिसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसको जीवित कोशिका कहा जाता है, और जिसके अंदर कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता है उसे मृत कोशिका कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कोलेनकाइमा के अंदर भी कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में होता है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी कम मात्रा में होता है। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा के अंदर जो है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य नहीं होता है, इसीलिए इसकी क्या है, कोशिकाएं मृत होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस सरल अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है, तो हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। किसका हो जाएगा, आपका स्क्लेरेनकाइमा होगा। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, रिक्तिका का बात करें तो इसमें एक बड़ी और मध्य में रिक्तिकाएं पाई जाती है। एक बड़ी होती है और मध्य रिक्तिका पाई जाती है, जबकि कोलेनकाइमा में एक छोटी सी रिक्तिका पाई जाती है, जो कि स्क्लेरेनकाइमा में कोई रिक्तिका नहीं पाई जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। गोल और अंडाकार, जो पैरेनकाइमा है ये गोल और अंडाकार शेप में हो सकता है, और जो कोलेनकाइमा है ये लंबी होती है और स्थूल होती है और गोल आकार की होती है। आपको ना ये इसको स्थूल कोण बोलते भी, देखिए आप ये देखे होंगे पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, ये पेड़ पौधा, इसमें देखते हैं ऐसे ऐसे स्थूल निकल जाता है, जिससे चढ़ के ऊपर चढ़ने में सहायता मिलती है। तो ऐसे स्थूल इसके अंदर निकल जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्थूल कोण या कोलेनकाइमा। और जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं इसका आकार लंबी हो सकती है, सकरी भी, सकरी बोलते हैं ऐसे, देखिए ऊपर से ऐसे आएगा और इसे नीचे पतला होते जाएगा, तो इसको बोलते हैं सकरी। और अनेक आकार का भी ये हो सकता है, तो भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भोजन जो संचित करने का काम करता है वो पैरेनकाइमा करता है, यानी जो पैरेनकाइमा ये भोजन संचित करता है। पेप्टिन का कोनों में जमाव करने का काम कोलेनकाइमा करता है, जबकि लिग्निन के जमाव करने का काम कौन करता है, तो स्क्लेरेनकाइमा करता है। लिग्निन को जमाव करने का काम कौन करता है, स्क्लेरेनकाइमा। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ कोशिका प्रकाश संश्लेषण करता है, जो पैरेनकाइमा है इसका कुछ जो कोशिका है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, जबकि कोलेनकाइमा के भी कुछ जो कोशिका है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिका है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इन टॉपिक को आप जरूर कर लीजिएगा बायोलॉजी में, यहां से प्रश्न आपके 100% बनेंगे। आप एक बार जाके एग्जाम दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। इसके अंदर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है, जो पैरेनकाइमा होता है इसके अंदर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है, जबकि कोलेनकाइमा के अंदर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित रहता है, और स्क्लेरेनकाइमा के अंदर भी कोशिकीय स्थान अनुपस्थित रहता है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा।
देखिए यहाँ तक हमारा सरल अस्थायी उत्तक हो गया जो वहाँ पे समाप्त हो गया। अब आता है हम लोग का जटिल अस्थायी उत्तक। ठीक है, जटिल अस्थायी उत्तक क्या होता है? वे उत्तक जो दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें जटिल अस्थायी उत्तक कहा जाता है। यानी कि वे उत्तक जो दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं जटिल अस्थायी उत्तक। और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि जटिल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। याद रखिए, एक और आपको मैं बात बता दे रहा हूँ, जाइलम को दारू कहा जाता है। ठीक है, जाइलम को क्या कहा जाता है? दारू। और फ्लोएम को कहा जाता है बास्ट। फ्लोएम को बास्ट कहा जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जाइलम को दारू और फ्लोएम को बास्ट कहा जाता है, जो कि एनसीईआरटी के बुक में है ये, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। जाइलम जो होता है ना, ये पादपों में मृदा से जल और खनिज लवणों को ले जाने का काम करता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखना है कि पेड़ पौधों में जो जड़ हो गया, इस जड़ से जल और खनिज लवण को ऊपर तक जो पहुंचाने का काम करता है वो कौन करता है? जाइलम करता है। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। लेकिन जो जाइलम होता है, इस जाइलम के अंदर भी ना 4 छोटी छोटी वाहिनिकाएं इसकी होती है जो उसको मदद करता है, वो जाइलम को मदद करता है। जाइलम जो है वो जल खनिज लवण को ऊपर ले जाता है, लेकिन उसके अंदर जाइलम को जो मदद करता है वो उसके 4 वाहिनिकाएं होती है। उसको बात को देखिएगा। जो सबसे पहली है उसको बोलते हैं हम लोग वाहिनिकाएं। सबसे पहले क्या बोलते हैं? वाहिनिकाएं। और इसमें दूसरी वाली को बोलते हैं वाहिका। ठीक है, पहला है वाहिनिका है और दूसरी वाली हमारा वाहिका है। ठीक है, और तीसरा होता है, देखिए, जाइलम पैरेन्काइमा। इसको हम लोग तंतु बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु फाइबर। जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, और जाइलम फाइबर को यहाँ पे हम लोग मृदुत्तक बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं? मृदुत्तक। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जाइलम तंतु और जाइलम मृदुत्तक भी कहा जाता है। तो यहीं से पिछले बार प्रश्न बने, आप जाके देख लीजिए यहाँ से प्रश्न बने। क्या प्रश्न बनते हैं? सुनिए कि जो जाइलम है ये जल और खनिज लवण को ऊपर तक ले जाने का काम करता है। कौन करता है? जाइलम है। नीचे से जड़ से जल और खनिज लवण को ऊपर तक ले जाने का काम करता है, जाइलम करता है। जो इसके जो वाहिनिका है, इसके अंदर ये कोशिकीय भित्ति एकल कोशिकाएं यानी लंबी नली के रूप में होता है। जैसे बोला आपको, ये पौधा हो गया, ये पौधा हो गया, यहाँ से इसमें पतला पतला सा, नीचे से पतला पतला सा होता है, ये होता है आपका वाहिनिका। ठीक है, इसके बाद जो वाहिका होता है ये एक दूसरे से जुड़े लंबी कोशिका तक जल से जल एवं खनिज को एक भागों से दूसरे भागों में ले जाने का काम करता है। पेड़ पौधे के जो तने हैं, उसके पत्तियां हैं, वहां तक नीचे से जल को अलग अलग भागों में पहुंचाने का जो काम करता है जल को, वो करता है वाहिका। तो जाइलम तो एक माध्यम है और उसके अंदर ये चारों है, ये जो ले जाने का काम करता है, तो भी ध्यान आपको रखना है। इसके बाद जो जाइलम, देखिए, जो जाइलम तंतु है, जो जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, तो ये पार्श्व संवहन में सहायक भोजन को इकट्ठा करने में करता है। जो उसके पार्श्व भाग है, ये वाला पार्श्व भाग होता है, इसमें भोजन को इकट्ठा करने का काम करता है जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम तंतु। और लास्ट है जाइलम फाइबर यानी जाइलम मृदुत्तक। ये पौधों को दृढ़ता देने का काम करता है, भी बात याद रखिएगा। पौधों को मजबूत रखने का काम कौन करता है? तो जाइलम फाइबर करता है। इस बात को आपको ध्यान जरूर रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग फ्लोएम। देखिए, 2 होता है, जाइलम मैंने आपको बता दिया। तो जाइलम जल और खनिज लवण को ऊपर ले जाने का काम कर रहा है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो समझिए। फ्लोएम क्या होता है कि ये उत्तक के पेड़ पौधे के अंदर जो जाइलम जल ले गया है, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश लिए हैं, क्लोरोफिल लिए हैं, वहाँ से भोजन अपना बनाए हुए हैं, उस भोजन को सभी भागों में बांटने का काम जो करता है वो फ्लोएम करता है। यानी जो भोजन बने हुए हैं पेड़ पौधों में जल जाने के बाद, खनिज लवण जाने के बाद, वो जो बना हुआ भोजन है, उस बने हुए भोजन को सभी भागों में, ठीक है, बने हुए भोजन को सभी भागों में बांटने का जो काम करता है वो फ्लोएम करता है। इस बात को आपको ध्यान जरूर रखना है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया है कि जाइलम के अंदर 4 तंतु होते हैं, 4 वाहिनिकाएं होते हैं जो उसको ऊपर ले जाने में सहायता करते हैं, उसी प्रकार फ्लोएम के अंदर भी 4 वैसी तंतु होते हैं जो उसको ऊपर ले जाने में सहायता करते हैं। वो कौन कौन से हैं समझिएगा। सबसे पहला होता है चालनी नलिका,
दूसरा होता है सह कोशिकाएं, तीसरा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा यानी फ्लोएम तंतु बोल सकते हैं, और पांचवा होता है फ्लोएम रेशा यानी फ्लोएम मृदूतक बोल सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये चारों मिलकर ही और एक सम्मिलित रूप होकर फ्लोएम को बनाते हैं और वो फ्लोएम उसको मदद करता है। ये चारों मदद करते हैं। फ्लोएम तो एक मेन पार्ट्स हो गया, उन पार्ट फ्लोएम में चार उसके ये मदद करने वाले चार हो गए। क्या क्या करते हैं, यही से प्रश्न पूछता है कि चालनी नलिका क्या करता है। तो चालनी नलिका जो है लंबी छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिकाएं चालनी प्लेट में छिद्रों द्वारा अन्य चालनी नलिकाएं कोशिका के संदर्भ में क्या करता है, संपर्क करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो सह कोशिका है ये विशेष पैरेन्काइमा यानी लंबी सक्रिय सघन जीव द्रव्य में बड़ी केंद्रक वाली होती है। जो ऐसे सक्रिय वाला भाग होता है ना, इसके अंदर केंद्रक बनाने का काम जो करती है वो आपका सह कोशिका करती है। और इसके बाद जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये कोशिका में भोजन का संग्रह एवं धीमी गति का संवहन करता है। कोशिका के अंदर भोजन को संग्रह करता है और उसको धीरे धीरे गति करने का काम जो करता है फ्लोएम मृदूतक करता है। और लास्ट आपका है फ्लोएम रेशा, ये स्क्लेरेन्काइमा के ये दृढ़ता देने का काम करता है। तो ये जैसे वहाँ पे आपको जाइलम तंतु मजबूती दे रहा था, वैसे फ्लोएम भी उसको मजबूती देने का काम करता है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। तो आप अच्छे से एक बार फिगर को भी देख लीजिएगा। इसके बाद थोड़े और इम्पोर्टेंट्स यहाँ जो मैंने आपको पढ़ाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से थोड़े आपको बता दें कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर जो है यहाँ से कंपेरिजन करने के लिए आपको दे सकता है। तो देखिए जो जाइलम होता है ये मृत कोशिका का बने, सबसे इंपॉर्टेंट से जाइलम जो है उसकी कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है। तो यहाँ से पिछले बार ऑब्जेक्टिव बना है कि जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती है, तो मृत होती है। फ्लोएम की कोशिका कैसी होती है, जीवित होती है। याद रखिएगा फ्लोएम की जो कोशिका होता है वो जीवित कोशिका होता है, जबकि जाइलम का जो कोशिका होता है वो कैसा होता है, मृत कोशिका होता है। एक बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे जरा देखिए कोशिका जो भित्ति होती है, जाइलम की जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है। क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है, जबकि फ्लोएम की जो कोशिका भित्ति है वो सामान्य तौर पे पतली होती है। बात को आपको ध्यान रखना है। जाइलम जो है वो लिग्निन कोशिका भित्ति के कारण मोटी हो जाती है। लिग्निन के चलते इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी हो जाती है, जबकि फ्लोएम जो है इसके अंदर ये जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि फ्लोएम की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, जिसके चलते थोड़ी पतली हो जाती है, जबकि जाइलम की जो कोशिका भित्ति है वो लिग्निन की बनी होती है, जिसके चलते थोड़ी क्या होती है, मोटी हो जाती है और कठोर हो जाती है। वाहिनिका और वाहिकाएं पाई जाती है उसके परिचलन के लिए, जबकि इसमें चालनी नलिका और सह कोशिकाएं होती है, और भी दो होता है, फाइबर आपको बताए हैं। आगे देखिए इसके अंदर क्या होता है कि कोशिका जो द्रव्य है, कोशिका द्रव्य नहीं, क्योंकि मैंने बोला कि जिसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाएगा वो तो जीवित होगा। तो इसके अंदर कोशिका द्रव्य नहीं होता है इसलिए ये मृत होती है, और इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है इसलिए क्या होती है, जीवित होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये जल और खनिज लवण को संवहन करने में मदद करती है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। जबकि फ्लोएम जो है भोजन बन गया उस भोजन को संवहन करने में मदद करती है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात जो है पर नहीं दिया गया, हम आपको बता दे रहे हैं कि जो जाइलम होता है वो एक दिशीय होता है। जाइलम क्या होता है दोस्तों, एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में ही जल को केवल ले जाता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वे द्विदिशीय होता है, यानी दोनों दिशा में जल को ले जाने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर सभी भागों में काम फ्लोएम। तो फ्लोएम द्विदिशीय होता है जबकि जाइलम एक दिशीय होता है। यहाँ सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसके बाद संवहन केवल एक दिशा में मैंने बता दिया, और इसमें संवहन क्या होता है, दोनों दिशा में होता है। नोट तो है यहाँ पे, बात को आप समझिएगा। तो देखिए यहाँ तक हमारा पादप उत्तक जो है वो समाप्त हो गया। अब इसके बाद आपको चलते हैं हम थोड़ा जंतु तक पे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट। जंतु तक है जो एनिमल टिश्यूज है, इसके ऊपर चलते हैं और यहाँ के हम लोग इसको समाप्त करते हैं। देखिए जंतु उत्तक को निम्नलिखित चार भाग में बांटा गया है। पहला है एपिथेलियम उत्तक, दूसरा है पेशीय उत्तक, तीसरा है तंत्रिका उत्तक और चौथा है संयोजी उत्तक। तो इन चार भाग में जंतु उत्तक को बांटा गया है, आप ध्यान रखिएगा। तो इसके एक एक करके हम लोग देखते हैं कि एपिथेलियम उत्तक क्या होता है। तो यहाँ से देख लीजिए, पहले
एपिथेलियम जो ऊतक होता है ये संरक्षी ऊतक जो शरीर की कोशिकाओं के आवरण को यानी त्वचा, मुंह और बाह्य स्तर पर पाई जाती है। तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, इसे यही याद रखना है कि जो एपिथेलियम ऊतक है ये त्वचा पे, मुंह के बाहरी आवरण पे एक जो लेयर होता है, सबसे शरीर पे जो पहला हम लोग का लेयर है वो एपिथेलियम का ही बना होता है। तो यही आपको बात याद रखना है, यानी शॉर्ट में इस चीज़ों को ऐसे हम लोग समझते चलेंगे। एपिथेलियम जो ऊतक होती है ये 4 प्रकार की होती है। एक होती है स्तंभी, घनाभाकार, स्तंभी एपिथेलियम और ग्रंथिल एपिथेलियम। ये भी बात आपको याद रखना है। बस ओवरऑल आपको बस यही प्रकार याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंस हो आपको हम करा दे रहे हैं, पूरी डिटेल्स तो आपको उतनी नहीं पढ़नी है। एपिथेलियम ऊतक जो है वो संरक्षित ऊतक होता है, आपको बात याद रखनी है। और ये शरीर के कोशिकाओं का आवरण का बना होता है। मेन बात आपको यहाँ से क्या याद रखना है, तो ये मुंह के बाहरी त्वचा, तंत्र, फेफड़े और आदि संरचनाओं को बनाने का मदद करता है। तो ऑप्शन आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि शरीर का जो त्वचा है, जो फेफड़े है, इसकी ऊपरी परत किसकी बनी होती है, तो एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है, याद रखिएगा। चलिए पहला देखिए, जो सिंपल एपिथेलियम ऊतक होता है ये पतली एवं एक कोशिकीय स्तर के सामान्यतः रक्त वाहिनियों और फेफड़ों की कोशिकाओं को बनाती है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है, ज़्यादा आपको ये क्या महत्वपूर्ण याद रखनी है, आपको ये याद रखनी है कि जो साधारण एपिथेलियम है, ठीक है, जो क्या है यहाँ पे आपको समझना है कि जो हम लोग का साधारण एपिथेलियम है, ठीक है, तो समझिएगा ये जो साधारण हम लोग का एपिथेलियम है ये करता क्या है। तो इस बात को समझिए, जो साधारण एपिथेलियम है आपको बस ये याद रखना है कि एक फेफड़े, ठीक है, और रक्त वाहिनियाँ, इसको जो निर्माण करने का काम करता है वो साधारण एपिथेलियम करता है। ये बात आपको ध्यान यहाँ से रखना है। इसके बाद जो घनाभाकार होता है ये क्या करता है, तो इसका याद रखना है कि जो किडनी है हमारी, जो वृक्क की सतह है और वृक्कीय नली है यानी जो लार ग्रंथि है, तो इसके स्तर को निर्माण करने का कौन करता है, तो घनाभाकार करता है। यानी जो वृक्कीय हमारा नली और लार ग्रंथि नली है इसका निर्माण करने का काम कौन करता है, तो घनाभाकार एपिथेलियम करता है, यही याद रखनी है। यानी जो साधारण फेफड़े और सामान्यतः रक्त वाहिनी क्या करने का काम साधारण एपिथेलियम करता है, लार ग्रंथि और आपको वृक्क की जो सतह है इसका निर्माण करने का काम कौन करता है, तो घनाभाकार करता है, ये याद रखना है। और तीसरी आपसे पूछा जाता है कि जो हमारी आंतों की सतह है, ठीक है, आंतों की सतह है और जो श्वास नली है, यही आप देखिए जो मेन है वो आपको फैक्ट हम बता रहे हैं। जो श्वास नली है हम लोग का जो ट्रैकिया है, इस श्वास नली की जो लंबी भाग है इसमें कौन सा पाया जाता है, तो स्तंभाकार। कौन पाया जाता है, स्तंभी या स्तंभाकार होता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आंतों की सतह पर त्वचा में आदि में और पाचक एंजाइम रसों को जो साबित करने का काम कौन करता है, तो वो करता है ग्रंथिल एपिथेलियम। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग का है संयोजी ऊतक। यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं, तो ध्यान लीजिए, एक बार देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो संयोजी ऊतक के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने या आधार देने के कार्य को करने का काम करती है, जो मैट्रिक्स के ढीले रूप में पाई जाती है। और ये जो है 2 अवयव से मिलकर बनी होती है, एक होती है मैट्रिक्स और एक होती है कोशिका। इसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका रक्त, जो अलग एक टॉपिक में आपको पूरा पढ़ाऊंगा रक्त के बारे में। रक्त जो होता है वो लाल कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका तथा प्लेटलेट्स प्लाज्मा में निलंबित रहते हैं और इसमें प्रोटीन नामक हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर ना प्रोटीन नमक व हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। और रक्त पचे भोजन को, ठीक है, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की सुरक्षा व तापमान नियंत्रण करने में काम करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लड होता है ये हम लोग के शरीर को टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है, ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में परिवहन करने का काम करता है, हार्मोन्स को सभी भागों में परिवहन का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इन सबको शरीर के अंदर परिवहन करने का काम कौन करता है, तो हमारा रक्त ही करता है। इसको आपको बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रक्त से यहाँ प्रश्न बने जाते हैं कि रक्त के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है और प्लाज्मा होता है। तो देखिए ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये रहते हैं आपके कण के रूप में, ठीक है। और ये 3 हो गए, सॉरी ये 3 हो गए, 3 रहते हैं कण के रूप में। और प्लाज्मा जो रहता है ये तरल रूप में रहता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मा होता है वो तरल रूप में रहता है और बाकी ये सब रहते हैं जो कण के रूप में रहते हैं। ये भी आपको बात ध्यान देना है।
देखिए आरबीसी जो होता है इसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है और ये शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संवहन करने का काम करता है, वो आरबीसी करता है, ठीक है। और इसका जीवन काल जो होता है वो 20 से 120 दिन तक होता है, ठीक है। इसमें कुछ क्या जीवित होती है फिर मरती है, तो इसका जीवन काल जो होता है वो 20 से 120 दिन तक होता है। इसके बाद जो डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, ये रोग से लड़ने की मदद करता है, हम लोग को रोग से लड़ने की क्षमता, यानी लिम्फोसाइट्स होता है जो रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, तो ये आपका डब्ल्यूबीसी होता है। इसके बाद जो आपका प्लेटलेट्स है, ये चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी प्लेटलेट्स जो है वो रक्त को रोकने, जैसे हाथ पैर अगर कट जाता है, चोट लगा है तो जो ब्लड निकलने लगता है, तो उस ब्लड को रोकने का जो काम करता है वो प्लेटलेट्स करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा जो होता है ये हमारे अंदर रक्त वाहिनियां में पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ, जरूरत तत्व, हार्मोन्स, इन सब का परिवहन करने का काम कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक हमारा रक्त का भी टॉपिक हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अस्थि के बारे में। तो चलिए अस्थि के बारे में देखते हैं, और यहाँ से अस्थि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने होते हैं, तो समझिएगा। अस्थि जो होता है, एक के कोशिकीय स्थान में कैल्शियम और फास्फोरस लवण भरे होते हैं। अस्थि का जो है ना, ये जो नीचे में बोन मैरो होता है, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भरे होते हैं जो इसको कठोरता देते हैं। तो ये पिछले बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि अस्थि को कठोरता देने के लिए क्या उसमें होते हैं, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस। क्या होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस, जो उसको क्या करते हैं, अस्थि को कठोरता प्रदान करते हैं। अस्थि शरीर को एक निश्चित आकार देने का काम करती है, ध्यान रखिएगा। अस्थि जो है वो शरीर को क्या करती है, एक निश्चित आकार देने का काम करती है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अस्थि के बाद एक और होता है उपा अस्थि, जो थोड़े मुलायम होते हैं। अस्थि कठोर होता है लेकिन उपा अस्थि थोड़ा क्या होता है, मुलायम होता है, ये भी आपको बात ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें अंतःकोशीय स्थान पर प्रोटीन शर्करा होता है, जिसे लचीली और थोड़ी क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। जो नाक हो गया, कान हो गया, कंठ हो गया, नाखून हो गया आदि में पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उपास्थि के, ठीक है, उपास्थि के कोशिका क्या कहते हैं, तो कोंड्रोसाइट कहते हैं। उपास्थि का जो कोशिका है उसको हम लोग कोंड्रोसाइट्स कहते हैं। और जो हमारी नाक, देखिए नाक हो गया, कान हो गया, नाखून हो गया, इस सब पे पाई जाती है उपास्थि, जो ध्यान रखिएगा। थोड़ी और है, ये ठोस पदार्थ की बनी होती है, जबकि ये अर्ध ठोस और लचीले पदार्थ से बनी होती है। ये अंतःकोशिकीय स्थान कैल्शियम और फास्फोरस इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो इसे कठोरता प्रदान करते हैं, जबकि इसमें अंतःकोशिकीय स्थान प्रोटीन और शर्करा मौजूद होता है, ठीक है। अस्थि के बीच में अस्थि माजा पाई जाती है, ठीक है, इसके अंदर अस्थि माजा पाई जाती है, जबकि इसके अंदर उपास्थि के अंदर अस्थि उपा जो है अस्थि माजा नहीं पाई जाती, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। चलिए यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं कई बार, इसको लास्ट हम टॉपिक देखते हैं। अब समाप्ति हो गया हमारा, तो लास्ट टॉपिक है, इसको देख लीजिए कि क्या होता है। ऐच्छिक पेशी से और अनैच्छिक पेशी से प्रश्न बनते हैं, और हद पेशी, समझिएगा। देखिए ऐच्छिक पेशी क्या होता है, इसके अंदर एक रेखित पेशी आता है और एक होता है अनैच्छिक पेशी, ठीक है, जो अरेखित आता है, और एक आता है इसके अंदर हद पेशी। ऐच्छिक पेशी होता है कि ये पेशी हड्डी में जुड़ी होती है और गति में सहायता करती है। ऐच्छिक पेशी कहने मतलब कि जिन हड्डियों में ना हम लोग उसको मोड़ सकते हैं, जैसे आप देखिएगा रिस्ट है, तो रिस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो जिसको हम लोग मोड़ सकते हैं, हिला डुला सकते हैं, मूवमेंट अच्छी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ऐच्छिक पेशी। ये बेलनकार हो सकता है तथा अशाखित होता है, ठीक है। बेलनकार और क्या होता है, अशाखित होता है। जबकि जो रेखित पेशी है अनैच्छिक के अंतर्गत, ये आमाशय और छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़े और श्वास नली में पाई जाती है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखिए यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ से देखिए प्रश्न क्या पूछता है, यहाँ से पूछेगा कि जो आमाशय है, छोटी आंत है, मूत्राशय है, फेफड़े की श्वास नलिका है, यहाँ पे कौन सी पेशी पाई जाती है, तो अनैच्छिक अंतर्गत आता है अरेखित पेशी, ये आपको बात ध्यान रखना है। जो हृदय पेशी है ये तो हृदय में ही पाई जाती है, याद रखना है। इसके बाद जो अरेखित पेशी है लंबी होती है, शक्वाकार सिरों वाली होती है, और मांसपेशियों में पट्टिकाएं इसके नहीं होती है, ये भी आपको बात ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो हमारा हद पेशी है बिना शक्वाकार सिरे वाला होता है तथा हल्का जुड़ा वाला होता है, और इसके अंदर केंद्रक होता है, ये भी बात आपको याद रखना है कि हद पेशी के अंदर केंद्रक होता है। जबकि हमारा अरेखित पेशी भी केंद्रक होता है, और आहार नाल, हृदय और आंख की पलक और फेफड़े इससे जुड़े होते हैं, या उसी में ये पाई जाती है। जबकि जो हमारा अरेखित पेशी है, ठीक है, जो हमारा रेखित पेशी है
ये बहुनाभिकीय होती है और हाथ और पैरों में होती है, क्योंकि हाथ पैर का मूवमेंट करा सकते हैं और चीज़ों का तो मूवमेंट नहीं ना करा सकते, तो वो रेखित होती है। यानी रेखित जिसका मूवमेंट करा सकते हो और रेखित जिसका मूवमेंट नहीं करा सकते हो वो अनैच्छिक होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ों से इन पूरे चैप्टर को कराने का प्रयास किया है, तो आप एक बार इस पूरे चैप्टर को सही से देख लीजिएगा और देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, एक बार अपने दोस्तों के साथ, और आप एक विश्वास करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको अभी चीज़ें बोरिंग लगेगी, लेकिन जैसे एग्जाम आप सोचिए, आपको अगर एक एग्जाम निकालते हैं तो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप कंसाइजली वे में और सही तरीके से मेहनत करते रहिए। मैं आपको